हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी, हम लोग एनसीईआरटी का जो सेशन 6 to 12 तक का लेकर चल रहे हैं। कहाँ तक? 6 से लेकर 12 तक का। और इसमें हमने 6 और 7 और आपका 8 का हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी करा दिया। क्या करा दिया? हिस्ट्री एंड जियो करा दिया। और ये अब क्लास 6 का टॉपिक 2 है आपका। इसमें हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? इस टाइम पे पॉलिटी चल रही है। तो चैनल पे अगर अभी कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें और रैंकर मेकर के साथ इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं आप। और इसमें आपको पूरा पॉलिटी है। देखो, मैं 8 क्लास तक सारी सारी चीज़ें करा दूंगा, फिर 9th 10th का कराऊंगा, फिर 11th 12th का। तो किसी को भी यूपीएससी 2024 से 25 26 को भी कभी भी कोई प्रिपरेशन करनी है, देखिए किसी भी एग्जाम की एनसीईआरटी मोस्ट कंपलसरी है, कुछ भी देखें, है ना। तो जुड़ जाइए रैंकर मेकर के साथ और अपने दोस्तों को शेयर करें और ढेर सारा अपना प्यार बनाए रखें। टॉपिक आज है हमारा सेकेंड, जिसमें टॉपिक नेम है विविधता। क्या है? विविधता एवं भेदभाव। तो विविधता हम लोगों ने देख ली थी, कैसे अलग अलग तरीके के अलग अलग राज्यों में लोग पाए जाते हैं, सारे चीज। भेदभाव को भी देखते हैं क्या है। तो इसमें स्टार्टिंग में लिखा है कि पिछले पार्ट में हमने आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार तो जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है ना, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियां या समूह में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है ना, और गुस्सा आता है, सिंपल सा है। और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इस पार्ट में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या। क्योंकि डिफरेंट टाइप के लोग पाए जा रहे हैं यहाँ पे। अलग अलग तरीके के लोग हैं। इसमें कुछ विकलांग भी हैं, कोई सीनियर भी हैं, कुछ लोग मतलब अंधे भी हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के लोग पाए जा रहे हैं। विविधता हमारे लोगों को बताएगी कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि हम क्या हैं। अब बताइए हम क्या हैं, हम कैसे हैं। तो ये क्वेश्चंस अपने आप से कर सकते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं। यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कौन से खेल खेलते हैं। तो कौन से उत्सव भी मनाते हैं, इस इन सब पर हमारे रहने की जगह, भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। भूगोल मतलब हम ज्योग्राफिकल इंडेक्स देखेंगे, मतलब किस टाइप से लोकेशन में भौगोलिक स्थिति क्या है और कहाँ पे रह रहे हैं। इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, किससे पुरानी चीज़ों से रिलेटेड हैं ना, वही चीज़ें हैं। मतलब जैसे होता है ना, चली आ रही पुरानी परंपराएं, खेल रहे हैं वही खेल बचपन से, खा पी रहे हैं जो घर में चला आ रहा है। तो अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। शुरू से ही अगर आप देखेंगे तो भारत में हमें विविधताओं के बारे में पता चल जाएगा। तो संसार में 8 मुख्य धर्म। ध्यान देना, संसार की बात कर रहा है, कितने 8 मुख्य धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। देख रहे हो, एक नहीं 8 हैं धर्म दुनिया में, 8 भारत में रहते हैं। तो यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, बताइए। ठीक है, तो काफी डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है। 1600 से ज्यादा भाषा बोली जाती हैं, जो जो लोगों की मातृभाषाएं भी है। क्या है? मातृभाषा है। और यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य भी किए जाते हैं। अलग अलग शहर में, अलग अलग राज्य में अलग तरीके के नृत्य होते हैं। तो हमेशा हर जगह का नृत्य बताया जाएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, ये नृत्य किससे रिलेटेड है। तो यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। मतलब सिंपल सा है, कोई भी है, अगर आपको अपनी साइड के या अपने तरीके का आदमी मिल रहा है तो आपको अच्छा आसा है, मतलब अच्छा फील होता है ना। लेकिन जो कोई डिफरेंट होता है कोई, तो अस्वस्थ महसूस करते हैं। बात करते हैं कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। तो कहीं भी अब जाएंगे, कहीं दूसरे राज्य में, पता चले आपको यूपी का मिल गया, अरे भैया आप यूपी के हैं, और बताओ क्या हाल चाल है ना, वही बुंदेलखंडी। और उसी तरीके से बात करेंगे तो हाँ, अच्छा फील होता है। जो हमारी तरह लिखते कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं। कैसे लगते हैं? अब कोई अंग्रेज आ जाए तो आप लोग कैसे सोचें, अरे भैया ये देखो देखो, ऐसे खड़े हो जाएंगे सब लोग देखने। तो अजीब और अपरिचित लगेगा कि नहीं? कई बार तो हम समझ ही नहीं पाते हैं या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं कि ये इस वजह से हैं, हो सकता है ये उधर रहते हैं, अंग्रेज हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। तो इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। अगर आपको कुछ ग्रामीण लोग दिख जाएंगे शहर में, तो अब उनका रहन सहन अलग तरीके का रहता है ग्रामीण लोगों का। अब वो देखेंगे, आप सोचोगे अरे यार ये कैसे गरीब है क्या। अरे वो नेचुरल है, उनकी 60 साल उम्र, 70 साल हो गई, तो वो अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ देंगे। तुम्हारे 2 दिन शहर के आने के चक्कर में शहर में आए तो वो अपने कल्चर को नहीं करेंगे। असहाय महसूस करते हैं, यार कहाँ इधर रह रहे हैं, इससे अच्छे तो अपने घर के बाहर बैठ रहे थे चबूतरा पे,
4 लोग आ जाते थे, बातें करते थे। यहाँ तो कोई आ भी नहीं रहा है, घर में डले रहो, तो वो असहाय महसूस करते हैं। जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। तो ये भी एक शहर गाँव वाले क्या सोचते हैं कि यार शहर के तो आलसी 10 बजे तक सो रहे हैं ना, केवल पैसों से मतलब है ना। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, पूर्व धारणा जो कर लेते हैं, तो और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो वह क्या है, पूर्वाग्रह होता है। क्या होता है? पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। तो ज़्यादातर यह राय जो है नकारात्मक होती है, हम किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं। जैसा कि कथनों में दिया गया कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। आप पहले से कैसे डिसीजन ले सकते हैं कोई आलसी है ना, पूर्वाग्रह है। तो जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। ध्यान देना, जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई तरीका ही सबसे बेस्ट है या अच्छा है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं, है ना। तो उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये एकदम से गलत है ना। तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अंग्रेजी के अलावा जो अन्य भाषा बोलते हैं तो उनकी इज्जत कैसे करेंगे भाई? यहाँ बच्चे शहरों में देखोगे तो उससे कहोगे कि बेटा ये गाय, वो कहेंगे गाय क्या होती है, काव बोलिए, जब उन्हें समझ में आएगा। मतलब इतना भी नहीं कि नेचुरल घर का एनवायरनमेंट हिंदी का होना चाहिए कि बच्चों को सीधा बिल्कुल से इंग्लिश टू इंग्लिश, अरे ठीक है इंग्लिश स्कूल में तो बोल ही रहे, थोड़ा सा हिंदी के भी शब्द जानने दीजिए, है ना। शहर में रह रहे हैं, कभी नाना नानी से या दादा दादी से मिले, दादा दादी तो बेचारे गाँव में ही रहेंगे, वो जब मिलने जाते हैं ना तो कैसा लगता है, जैसे नहीं हम लोग चिड़ियाघर में जा रहे हैं जानवरों को देखने, ऐसे जाते हैं। आओ बेटा आज आपको गाँव ले चलते हैं, दादा दादी से मिलाते हैं, पेरेंट्स कहेंगे अब क्या है उसमें, ओ ये है दादा दादी ऐसे हैं, मतलब ऐसे जाते हैं चिड़ियाघर में देख रहा, अरे वाह, इनके लिए इंटरटेनमेंट हो जाता है। लेकिन उन्हीं से पूछो दादा दादी कितने खुश होते हैं कि हमारे पोती पोता आए हैं ना, बच्चे आए हैं। हाँ ये तो पता ही होगा, दादाजी के सबसे फर्स्ट फ्रेंड और नहीं, बच्चे का सबसे फर्स्ट फ्रेंड और दादाजी का सबसे लास्ट फ्रेंड वही होता है, उनका पोता। चलिए आगे रीड करते हैं, ज्ञान की बातें होती रहेंगी। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, और लोगों को धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, हाँ जिस क्षेत्र में भी आते हैं, जिस तरह से भी बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, है ना, जो पूर्वाग्रह सोच लिया। तो इस तरह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। मतलब आप किसी के बारे में नेगेटिव पहले से सोच के बैठ गए, तो उस सिंपल सा दुख पहुंचाएंगे। आपका हेल्पिंग नेचर है वो नहीं हो पाएगा, नहीं करेंगे हेल्प। जी। हाँ कोई भी चीज़ है, कोई लोग आके कह रहे हैं कि नहीं वो व्यक्ति अच्छा नहीं, भाई आपके लिए अच्छा नहीं होगा, हो सकता है मेरे लिए अच्छा हो। तो पहले आप उससे बात करिए, समझिए क्या पूर्वाग्रह के बारे में यहाँ डेफिनेशन दी गई कि उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं ये भी जानना आपको। ग्रामीण लोगों को देखेंगे तो आधे से ज़्यादा भारतीय गाँवों में रहते हैं। हमारा भारत पता ही आपका गाँव में बसता हुआ है ना। गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा होना चाहिए, सिमिलरिटीज होनी चाहिए, ये भी नहीं कि आपका आधुनिक जो प्रौद्योगिकी आप इस्तेमाल नहीं करें, नहीं, रूढ़िवादी परंपरा पे नहीं चलना चाहिए। चेंजेस है हमेशा, दुनिया में जो चेंजेस हो रहा है उसके कारण चेंज अपने आप को करते रहेंगे तो अपडेट भी रहेंगे किसी भी फील्ड में। तो फसल की बुआई कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं, काम तलाशने बेचारे शहर में ही आएंगे। शहरी लोग के बारे में 2-3 लाइन देख लेते हैं। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, ये पूर्वाधारा है, सोच सकते पूर्वाग्रह है। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, हाँ फोन में बिजी रहेंगे ना, ये है तो है। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहर में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च किया। बिल्कुल सही बात है, ये सारी चीज़ें तो वो तो रहती है, इनकम भी रहता है, सोर्स ऑफ इनकम भी काफ़ी अवेलेबल रहते हैं शहरों में। या लड़के और लड़की में भेदभाव की बात करते हैं तो क्या भेदभाव होता है, लोग कैसे सोचते हैं? तो समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है।
हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं, क्योंकि हर किसी के घर में एक लड़का एक लड़की हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं। तो एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के हैं या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। चलिए देखते हैं। ये लड़का लड़की कुछ बने भेदभाव। तो नीचे दिए कथनों की सूची में तालिकाओं को भरिए और ये सब आपको बताना है। देखा कि बहुत ही सुशील, मतलब बहुत ही सुशील है क्या? उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वे रोते नहीं हैं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, वे कभी खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। तो आप ये डेफिनेशन से बता सकते हैं, 3 4 5 पॉइंट अब लड़का के बारे में, 5 पॉइंट लड़की के बारे में, इसी में से बता सकते हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ें हम लोगों की, ठीक है। तो देखते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, क्या करते हैं। देखिए भैया, एक विकलांग व्यक्ति है, दिव्यांग बोलते हैं भैया, विकलांग नहीं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? सिंपल सा, सबके साथ यही होता है। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, ये बात करती। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, उड़ती आंखों से छिप जाना चाहते हो। तो एक लड़की की बात हो रही है। क्या उसका दिमाग सही है? तो देखिए, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता। हाँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भैया उसे पैरों से विकलांग है कि दिमाग से भी होगा। नहीं, हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी नॉलेज होती है, कुछ भी सारी कुछ क्रिएटिविटी होती है, कुछ अच्छी पेंटिंग सिंगिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो ऊपर के चित्रों में बच्चे हैं, उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इससे शब्द को बदलकर आज इनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो खास ज़रूरतों वाले बच्चे, मतलब उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। मतलब अब क्या बोलते हैं, खास ज़रूरत वाले बच्चे, ये ध्यान देना। विकलांग दिव्यांग कुछ नहीं कहेंगे, खास ज़रूरत वाले बच्चे। साथ में उनकी अपनी भावना और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं से के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। तो आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? आपने जवाब में पक्ष में तर्क दीजिए भैया। एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए, अगर अलग पढ़ेंगे तो सब एकदम नेगेटिव वो बन जाएंगे। वो सीखेंगे कुछ चीज़ें, तो कायदा करना सीखेंगे, उनके वो भी कुछ सीखेंगे। पैरों से विकलांग उनकी व्यवस्था सरकार करेगी रहने के लिए अच्छे से। चलिए रीड करते हैं। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं, तो कौन रोते नहीं है भैया? क्या कहा जाता है बचपन में, अरे अरे यार तुम तो यार शेर हो, है ना, गिर गए, अरे यार लड़के लड़के कभी रोते नहीं है, लड़के रोते हैं। तो अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं है, तो आप देखें कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के लिए जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती थी तो माता पिता एवं परिवार वाले, वही लिखा ना कि अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते थे कि "अरे रो मत, है ना, तुम तो लड़के हो।" लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते तो वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, पहले से उनके दिमाग में डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है ना। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। बिल्कुल बात सही है ना। तो हर किसी कंडीशन है थे, लेकिन लाइफ में एक मोमेंट एक दो ऐसे आते हैं कि लड़का और लड़की रो ही दे जाते हैं। तो अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे से चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हाँ, कभी अकेले में रो लिया जाता है, रोना भी जरूरी है, आँख साफ हो जाती है, आंसू आते हैं तो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की है। वे बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए, ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं? क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या फिर ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती हैं और शरारती होते हैं? तो ये इन्वायरमेंट से होता है, देखो चीज़ें सीखती हैं, जैसे उनको बचपन से सिखाया जा रहा है वैसा ही सीखती हैं। तो हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं या लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों लड़कियों को उसी छवि के अनुसार देखना चाहते हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना कैसे बनती हैं, इसके बारे में देखते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा, ओके। तो जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या
उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। समझ में आया क्या? जब हम किसी लोगों को एक ही छवि में बांध देते, नहीं ये ऐसे ही छवि के ऐसे लोग हैं, या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते, नहीं नहीं ये पक्का ऐसा ही होगा, तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, है ना, धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ भी ठहराते हैं। तो ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बन जाती है, धारणा बना ली जाती है ना, लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं किसी एक बेवकूफ़ का देश है कि पाकिस्तान का हो, तुम बेवकूफ़ लोग भी रहते हैं, कंजूस हैं, अपराधी, ऐसा नहीं। बेवकूफ़ का कोई देश और गांव नहीं होता, लेकिन हर जगह एक दो मिल जाते हैं, है ना। तो हाँ ठीक है, कहीं अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। तो ये कंजूस, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं तो सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। तो इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमता हैं जो दूसरों से अलग हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, तो इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको रोकने की काबिलियत शायद हमें हो। नहीं, मौका नहीं दिया जाएगा, वो उड़ाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि नहीं उड़ा पाएंगे। देख लीजिए, ये बच्चियां हैं, पढ़ रही हैं, है? तो यहाँ पे लास्ट में लिखा था कि शायद हम में हो, हाँ तो नहीं है। तो यह तो असमानता है कि बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एक मिनट। तो असमानताओं एवं भेदभाव, असमानता एवं भेदभाव के बारे में देखते हैं। देखो, गर्ल्स से ये बच्चियां पढ़ रही हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धाराओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, तो एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये समझ लीजिए, ये भेदभाव होता है। तो भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर और समीर, समीर वन, समीर टू, आपको याद आ गया होगा क्या था कि दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था या विविधता विविधता का एक पहलू है। पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से विभिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। आप सोचने लगे कि ये निम्न कोटि का, तो इस टाइप की भेदभाव बढ़ता जाएगा। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। एक बेचारा पेपर बेच रहा था, एक पढ़ने आता था। समीर तो गरीब, विविधता का पहलू नहीं था। यह तो असमानता है ना। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। तो इस कारण से वो दफ्तरों में, स्कूलों में आदि में उनके साथ भेदभाव भी किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य नहीं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ओके। तो दलित की बात करें तो दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या बोला जाता है? अछूत। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया है, कुचला गया है। दलितों के अनुसार यह सब दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति मतलब एससी के वर्ग में रखती है। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? तो आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है, आप जान सकते हैं ना। खुद के साथ होगा तो और पता चलेगा अच्छे से। तो इसलिए आपके आते हैं महान पंडित भीमराव अम्बेडकर। तो भारत के एक महान नेता मतलब भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर जी ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है कि यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था।
देखिए इनकी कहानी रहेगी। तो 1901 में भीमराव अम्बेडकर जी को अनुभव हुआ कि जब वे केवल 9 साल के थे, वे एक महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे और हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चित ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि यह ब्राह्मण के बच्चे। तो देखो यहाँ से सोच देखना। और भी हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। महार मतलब बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। तो उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के हो रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बाद बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि वो काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी उत्साह भी भावना थी, मतलब रास्ते भर चले आए, बेचारे बड़े खुश थे। लेकिन यहाँ पे वो उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। देखा स्टेशन मास्टर सोचेगा कि किराए पे गाड़ी ले। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कोई बैलगाड़ी चल रही थी। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उनका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत की बर की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। मतलब चला रहे हैं गाड़ी, लेकिन इनको नहीं बैठाना चाहते थे। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि पैसे नहीं बात पैसे से नहीं बन सकती है ना। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, वे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्यों क्या करें। जरूर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये राइटिंग एंड स्पीसीज खंड 12 में है। संपादन संपादन बसंत मूल मुंबई शिक्षा विभाग, ये महाराष्ट्र से इन चीज़ों को लिया गया था। अभी हम अम्बेडकर जी का आपको जीवन परिचय भी दिखाएंगे क्या था। तो कल्पना करें करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा। अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी भी पीने नहीं दें, तो कितना बड़ा विरोध होगा, मतलब बुरा लगेगा। तो यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा अम्बेडकर जी के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, इनके बारे में तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इनका जन्म की बात करें तो 1891 में 1891 में हुआ था। 1956 में इसकी मृत्यु हो गई थी। वो भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था। अछूत मानी जाती है जो महान जाति। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। तो अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। बताइए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल जाए। बहुत बढ़िया काम कर रहे थे वे। अभी भी देखो गांव साइड में ये सारी चीज़ें और नहीं होना चाहिए यार। दलितों के मंदिरों में प्रवेश के लिए जो कोई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। मंदिर में भी इनको प्रवेश नहीं जाने दिया जाता था। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखें। तो जीवन में आगे चल कर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था, मैं अगर अपने हिसाब से आपको बताऊं, कि ये मार्गिक था। तो लोगों को
ये संस्कृत लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, तो इसमें ऐसा नहीं कि दलित ही लोग जुड़े थे, बहुत सारी जातियाँ जुड़ गई थी, बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, क्योंकि एक मार्गीन था और इसमें चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया गया। तो बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत होना, कि कुछ ही लोगों की, है ना, सबकी इज्जत हो, उनका कहना था ये, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों की भी। चलिए, ये थोड़ा सा कुछ दिया था, ये भी देख लेते हैं। बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों? स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया, बता सकते हैं आप? मार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे देखकर बचपन में अम्बेडकर को कैसा लगा होगा? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आप भी बच्चे होंगे तो सोचेंगे कैसा फील होता होगा बच्चों को। क्या आपको क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ, या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस होता है, ये सोच सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग ये हमारी समानता के लिए संघर्ष। अब इन्होंने समानता के लिए जो संघर्ष किए उसके बारे में देखते हैं। तो ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसे समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों हो, औरत हो, या जो जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, किसके खिलाफ? जो भी गैर बराबरी का अनुभव किया था, महिला हो, दलित हो, जनजाति हो, सभी ने। जैसे कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। महिलाओं ने ये मांग की थी। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदार और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। जी, चलिए फिर बात करते हैं। फिर 1947 में बात क्या होता है कि 1947 में जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह का संघर्ष किया। तो कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना। समझे क्या क्या करें? तो ऐसी चीज़ों को संविधान में ऐड किया गया। संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, या समानताओं को अहम अहम मूल की तरह माना गया। चलिए, थोड़ा ऊपर रह गया था, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये देखो, दलित वर्ग के बारे में लिखा है कि दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अनुदाहरण सोच सकते हैं? उन तरीकों पर विचार कीजिए जिनके द्वारा खास जरूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। ये हो गया, और कुछ था छूटा क्या? नहीं। चलिए, इधर से देखते हैं। जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर। ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लोग पढ़ेंगे। समान अधिकार और समान अवसर। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाएगा। आर्टिकल बताए जाएंगे कौन से में, सारी चीज़ें। और इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद थे। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई थी। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली। सिंपल सा अगर हम काम की बात करें तो देखो, काम क्या होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी में ढेर सारी चीज़ों की डिमांड थी। तो चमड़ा वमड़ा की जो भी चीज़ें बनाई जा रही थी, पहले था चलो ये अछूत लोग ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पंडित हो या छत्री, तो सभी लोगों ने इसमें एक बिजनेस के रूप में देखा था। अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो हर कास्ट करने लगे थे। तो काम का तो हम बोल सकते हैं कि पहले से, लेकिन हम भारत के संदर्भ में ज़्यादा देखें तो यहाँ पे ये बात की गई, इसमें संविधान में इस चीज़ों को इंक्लूड किया गया। तो ये देखो, वो महिलाएं हैं, अपना राइट्स के लिए अधिकार मांग रही हैं, कि अपने अधिकारों की मांग करती हुई महिलाएं। ठीक है, तो भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य देख लो, ये लोग बैठे हैं, किसी को पहचानते हो तो ठीक है। क्योंकि वह गरीब और मुख्य धारा से अलग तरह के पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उन्होंने उठाए। तो संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। ठीक, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष, समझ में आ गया,
डेफिनेशन पूरी पढ़ने के बाद एक वर्ड मिल गया, मैं धर्मनिरपेक्ष देश। तो क्यों? क्योंकि सभी धर्मों को मानने वाले को देश को हम धर्मनिरपेक्ष देश कहेंगे, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ओके, साइड से देखते क्या है। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया कि पर यह पाठ इस भी बात को ठहरा उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, है ना। ऐसा नहीं कि उसमें ये वास्तविक जीवन का मूल हिस्सा बने तब तो सही है। सच्चाई बने इसके लिए लोगों को संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन से भारत का संविधान, ये उद्देश्य का जो हमेशा हम आपको चैप्टर स्टार्ट होने के पहले पढ़ाते थे, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। इसमें 3-4 पॉइंट बताएंगे जो हमें हमेशा यूपीपीसीएस और यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो लिखा है इसमें कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय होगा आपके, ध्यान देना। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तो 2 प्रकार की समानता आपकी, प्रतिष्ठा और अवसर। तो 3, 5, 1 सीधा सा, ये मैं सीधा फॉलोइंग में आया था, ध्यान देना। ठीक है। समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकादत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन था। चलिए आगे देखते हैं। संविधान का पहला पृष्ठ है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है। तो ये एक्सरसाइज है, चलो क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। जी।